नेपाल इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है। हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए कि संसद और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किया गया और प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस वीडियो में हम समझेंगे ये विरोध कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है और नेपाल के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ विरोध अब पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्से में बदल चुका है। संसद और सुप्रीम कोर्ट को जलाने के बाद अब राजनेताओं के घरों तक पर हमले हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में अब तक कम से कम 22 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि कई बड़े नेता छिपने या देश छोड़ने पर मजबूर हैं। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू है और सेना सड़कों पर तैनात है। लेकिन ये आंदोलन किसी नेता के अधीन नहीं है, बल्कि युवाओं के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ गुस्से से चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल एक स्थिर और शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ेगा या और गहरे संकट में फंसेगा। नेपाल के मौजूदा संकट की सबसे बड़ी ताकत है देश के युवा। जनरेशन जी ने दशकों बाद सबसे बड़े सड़क विरोध को अंजाम दिया है। शुरुआत हुई सरकार के अचानक लगाए गए सोशल मीडिया बैन से, जिसने पहले से ही भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी से नाराज युवाओं को भड़का दिया। सोशल मीडिया बंद होने के बावजूद यही प्लेटफॉर्म उनके जुटने का हथियार बने। पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका की लोकतांत्रिक और एंटी करप्शन मुहिम से प्रेरणा लेकर नेपाली युवाओं ने भी बदलाव की मांग तेज की। काठमांडू, पोखरा और इटहरी जैसी जगहों पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें छात्र, डिजिटल उद्यमी और यहां तक कि स्कूली बच्चे भी शामिल थे। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रतीकों पर हमला हुआ और पुलिस की सख्ती में दर्जनों लोगों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों की मांगें अब सिर्फ सोशल मीडिया बहाली तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और पुराने राजनीतिक परिवारों से छुटकारा चाहते हैं। आज नेपाल के युवा ही बदलाव की सबसे तेज आवाज बनकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला रहे हैं। नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाकर पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे ऐप्स अचानक बंद कर दिए गए क्योंकि कंपनियों ने सरकार के नए रजिस्ट्रेशन आदेश को मानने से इनकार किया। सरकार का कहना था कि ये कदम फेक न्यूज, हेट स्पीच और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों के मुताबिक ये डिजिटल सेंसरशिप और जनता की आवाज दबाने का तरीका था। इस बैन का सीधा असर पड़ा युवाओं, डिजिटल बिजनेस और प्रवासी मजदूरों पर, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। नतीजा ये हुआ कि रोजगार और कारोबार पहले से गहरे आर्थिक संकट में और प्रभावित हुए। गुस्से में युवाओं ने इस फैसले को अपनी डिजिटल आजादी पर हमला माना और विरोध की लहर भड़क उठी। हालात हिंसक झड़पों तक पहुंच गए और आखिरकार सरकार को ये बैन वापस लेना पड़ा। ये घटनाक्रम दिखाता है कि नेपाल में डिजिटल आजादी और युवाओं की ताकत अब राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के केंद्र में है। नेपाल के विरोध अब देश के हालिया इतिहास के सबसे खूनी दौर में बदल चुके हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब हिंसक हो गए जब पुलिस और सेना ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट और यहां तक कि लाइव फायरिंग का इस्तेमाल किया। अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी, पत्रकार और सुरक्षा बल सभी शामिल हैं। अस्पताल घायल लोगों से भर गए और इलाज मुश्किल हो गया। राजधानी काठमांडू और इटहरी जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने संसद, प्रधानमंत्री आवास और नेताओं के घरों को निशाना बनाया, जबकि सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू, तलाशी और भारी सैन्य तैनाती से हालात काबू करने की कोशिश की। सरकार की सख्ती की आलोचना के बीच गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और सेना के शीर्ष अधिकारी शांति की अपील कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने दबाव में पद छोड़ दिया और कई सांसद भी इस्तीफा दे चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता इतनी गहरी हो चुकी है कि अब सिस्टम सुधार, संक्रमणकालीन सरकार या यहां तक कि राजशाही की वापसी जैसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेपाल इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आगे का रास्ता या तो सुधार और शांति की ओर जा सकता है या और गहरे संकट की ओर। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कदम देश में दशकों का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट और युवाओं के नेतृत्व में चल रहे एंटी करप्शन विरोध के बीच आया।
इस्तीफे से ठीक पहले सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में 19 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। अपने पत्र में ओली ने हालात को असाधारण बताते हुए संवैधानिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया। उनके जाने से सरकार पूरी तरह बिखर गई और सत्ता का शून्य पैदा हो गया। इस संकट ने बाहरी प्रभावों की ओर भी ध्यान खींचा है, जहां विश्लेषक इसे चीन, भारत और पश्चिमी देशों की भूराजनीतिक खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ गुस्से ने आग को और भड़काया। अब स्थिति यह है कि कई मंत्री और सांसद इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ नेता छिपे हुए हैं और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का दबदबा है। नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति और युवाओं से संवाद की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने नेपाल की अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक यात्रा दोनों को गंभीर संकट में डाल दिया है। नेपाल के 2025 प्रोटेस्ट की जड़ें बहुत गहरी हैं। लंबे समय से चली आ रही सोशल इनइक्वालिटी और एंट्रेंच्ड नेपोटिज्म ने जनता का भरोसा संस्थाओं से हटा दिया है। हालांकि हाल के सालों में देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन जॉब क्रिएशन बेहद धीमा रहा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट करीब 20% तक पहुंच गया है और लाखों युवाओं को काम की तलाश में विदेश जाना पड़ रहा है। यही हालात अंदर ही अंदर गुस्से को जन्म देते रहे। हालात तब और भड़के जब सोशल मीडिया पर नेपो किड्स और नेपो बेबीज की लग्जरी लाइफस्टाइल वायरल हुई, जो आम जनता की गरीबी और मुश्किलों के बिल्कुल उलट थी। इन प्रिविलेज्ड फैमिलीज की तस्वीरों ने अकाउंटेबिलिटी और सिस्टेमिक रिफॉर्म की मांग को और मजबूत कर दिया। यही नेपोटिज्म पूरे सिस्टम की डिसफंक्शन और करप्शन का प्रतीक माना जाने लगा है। जहां 2008 में रिपब्लिक बनने के बाद से वही राजनीतिक परिवार सत्ता पर हावी है। युवा खुद को राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक अवसरों से बाहर महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि अर्जेंट चेंज की आवाज बुलंद हो गई है। सरकार का सोशल मीडिया बैन केवल सेंसरशिप नहीं माना गया, बल्कि इसे डिसेंट दबाने और असली समस्याओं को छिपाने की कोशिश समझा गया। नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम्स ने मिलकर नेपाल में एक व्यापक सिस्टेमिक चेंज की मांग को जन्म दिया है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने पहले से नाजुक इकोनॉमी को और गहरे संकट में डाल दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और यूथ लेड प्रोटेस्ट्स के बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरा है और ग्रोथ ठप हो गई है। विरोध और हिंसक झड़पों के चलते बड़े शहरों में बिजनेसेस बंद हुए, ट्रेड रुक गया और रोजमर्रा की इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ गई। जीडीपी पर कैपिटा पहले से ही पड़ोसी देशों के मुकाबले बहुत कम है और देश 30% से ज्यादा जीडीपी के लिए रिमिटेंसेस पर निर्भर है, जो बाहरी झटकों के साथ कभी भी डगमगा सकती है। राजनीतिक उथल-पुथल ने इंटरनेशनल एड को भी खतरे में डाल दिया है, जिसमें अमेरिका का $500 मिलियन का एमसीसी ग्रांट शामिल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद अहम था। प्रोटेस्ट की वजह से इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड राउट्स जाम हो गए, सप्लाई चेन्स टूट गए और कई कंपनियां सेफ्टी और डिसरप्शन को लेकर चिंता जता रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी। लगातार स्ट्रीट अनरेस्ट और पावर वैक्यूम ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को धीमा कर दिया है। नेपाल की स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसे रीजन की जियोपॉलिटिक्स में संवेदनशील बनाती है और यही फैक्टर डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी को और मुश्किल बना रहा है। नेपाल का 2025 का राजनीतिक संकट सिर्फ घरेलू स्तर पर नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे रीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स तक पहुंच रहा है। भारत और चीन के बीच बफर स्टेट होने के कारण नेपाल की स्टेबिलिटी दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दी है और उच्च स्तरीय मीटिंग्स बुलाकर ट्रेड, माइग्रेशन और सिक्योरिटी पर पड़ने वाले असर का आकलन शुरू कर दिया है। चीन और भारत दोनों डेवलपमेंट्स पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि किसी भी अस्थिरता से नेपाल का अलाइनमेंट बदल सकता है और रीजनल डायनामिक्स हिल सकते हैं। पश्चिमी देशों ने प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन और सोशल मीडिया बैन पर चिंता जताई है। इसे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका समर्थित एड प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इस उथल-पुथल से प्रभावित हुए हैं। ये क्राइसिस अब ग्लोबल लेवल पर यूथ लेड मूवमेंट्स, डिजिटल फ्रीडम और फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज की गवर्नेंस चैलेंजेस पर चर्चा का केंद्र बन गया है। यूनाइटेड नेशंस समेत कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस नेपाल की मदद के लिए तैयार खड़े हैं और शांति, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। राजनीतिक संकट एक और बड़ी सच्चाई दिखाता है। युवाओं की ताकत, खासकर डिजिटली कनेक्टेड जनरेशन Z ने साबित कर दिया है कि वे बदलाव की सबसे मजबूत आवाज है। सोशल मीडिया बैन और करप्शन स्कैंडल्स के बाद युवाओं ने सड़कों को भर दिया
और उनकी मांगे सिर्फ बैन हटाने तक नहीं रहीं, बल्कि सिस्टेमिक रिफॉर्म और सोशल जस्टिस की दिशा में बढ़ी। हिंसक क्रैकडाउन्स और दर्जनों मौतों के बावजूद युवा पीछे नहीं हटे। वे अब भी डिस्कॉर्ड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। इसी बीच नए सिंबल्स भी उभरे हैं, जैसे काठमांडू के रैपर टर्न मेयर बालेंद्र शाह, जिन्होंने नई पीढ़ी की लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी की उम्मीद जगाई है। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और स्टूडेंट कलेक्टिव्स ने इस आंदोलन को और मजबूत किया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को डॉक्यूमेंट किया है और शांतिपूर्ण संवाद की मांग की है। यूनाइटेड नेशंस और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी रिस्ट्रेंट और डायलॉग पर जोर दिया है। युवाओं और सिविल सोसाइटी की यही लगातार एक्टिविज्म प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे और सोशल मीडिया बैन की वापसी जैसी बड़ी रियायतें दिला चुकी है। ये सिविक एनर्जी दिखाती है कि ग्रासरूट से उठी ताकत नेपाल को सिस्टेमिक चेंज और इंक्लूसिव गवर्नेंस की ओर ले जा सकती है। नेपाल का भविष्य इस समय बेहद अनिश्चित है। युवाओं के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और लगातार चल रहे राजनीतिक संकट ने सत्ता का एक बड़ा वैक्यूम छोड़ दिया है। सेना काठमांडू की सड़कों पर तैनात है, कर्फ्यू जारी है और देश गहरे राजनीतिक रिस्क, इकोनॉमिक हार्डशिप और सोशल फ्रैगमेंटेशन से जूझ रहा है। जेन जेड प्रोटेस्टर्स किसी भी पारंपरिक नेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेना के बीच इंटरिम गवर्नमेंट और नए चुनावों पर बातचीत हो रही है, लेकिन कंसेंसस अभी भी दूर है। हालात इतने नाजुक हैं कि कई लोग मोनार्की की वापसी या अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स की आशंका जताने लगे हैं। साथ ही संसद के भीतर पावर ग्रैब और रीजनल पावर्स के इन्फ्लुएंस का खतरा भी बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी, ट्रेड डिसरप्शन और फॉरेन एड मिस होने से गरीबी और अनिश्चितता और गहरी हो गई है। सबसे चिंताजनक है सामाजिक विभाजन। एक तरफ डिसल्यूशन्ड यूथ है जो अकाउंटेबिलिटी चाहता है और दूसरी तरफ पुरानी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो बदलाव से बच रही है। अगर ग्रीवेंसेस को जल्द एड्रेस नहीं किया गया तो नेपाल और बड़े संघर्ष में फिसल सकता है। नेपाल इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अशांति के बीच देश गहरे सिस्टेमिक चैलेंजेस से जूझ रहा है। युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए व्यापक प्रोटेस्ट्स, जो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं, ये दिखाते हैं कि नई पीढ़ी बदलाव के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। हिंसक क्रैकडाउन्स और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद ये सिविक एनर्जी नेपाल की संभावनाओं का संकेत है। आगे का रास्ता तभी बन पाएगा जब प्रोटेस्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सेना और सिविल सोसाइटी मिलकर भरोसा पुनः स्थापित करें और इंक्लूसिव डायलॉग के माध्यम से नई गवर्नेंस की रूपरेखा तैयार करें। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, गहरी सोशल इनइक्वालिटीज का समाधान और आर्थिक स्थिरता बहाल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन नेपाल के यूथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोच समझकर नेतृत्व और व्यापक सहयोग से यही मोमेंटम नेपाल को वर्तमान संकट से बाहर निकाल सकता है और देश को रिन्यूड होप और स्थिरता की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये थी नेपाल के हालिया संकट और युवाओं के आंदोलन की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी ये मदद हमें और भी ऐसे विश्लेषण और अपडेट लाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।